করব জিতবো রে খেলা হবে। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। अब राज्य माছ খাওয়া বন্ধ, বিজেপি রাজ্যে মাংসের দোকান বন্ধ, ডিম বন্ধ, তাহলে কি খেয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ? আমার মাথা না তোমার মাথা? टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग की अब सियासी गलियारे तपने शुरू हो चुके हैं। ये तपिश आज तब और ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरे। योगी ने आज बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। योगी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप तक मढ़े। आरोप लगाया कि टीएमसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सियासत कर रही है, घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सिलीगुड़ी की रैली से ममता पर आरोपों के तीखे बाण चलाए। पीएम मोदी का यह आरोप था कि ममता सरकार ने मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए ममता सरकार के पास बजट नहीं है। टीएमसी सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने में लगी है। पीएम मोदी के इन आरोपों पर ममता ने भी फौरन पलटवार किया। ममता ने 2 टूक कहा। बीजेपी सोनार बांग्ला की बात करती है, लेकिन जहां जहां उनकी सरकार है वहां बंगालियों पर अत्याचार करती है। यानी एक बार फिर ममता ने बंगाली अस्मिता को हथियार बनाया। लेकिन सवाल है, क्या ममता का ये दांव चलेगा या बंगाल में अब की बार बड़ा उलटफेर होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की विजय के लिए, बंगाल में भगवा लहराने के लिए, चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी चुनावी रण में उतरे और टीएमसी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 जनसभा की। योगी की पहली जनसभा बांकुड़ा के सोनामुखी विधानसभा क्षेत्र में हुई। इसके बाद पूर्वी मेदिनीपुर के नंद कुमार विधानसभा क्षेत्र में योगी की रैली हुई। फिर पूर्वी मेदिनीपुर के ही कांती दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में योगी गरजे और टीएमसी पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। कितना अत्याचार यहां पर हुआ है, हम देख करके आश्चर्य करते हैं। किस प्रकार का तांडव हुआ था। हमारे कार्यकर्ता सुमन बाबरी को गोली मार दी गई। स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। अब बंगाल के अंदर मजबूर होकर के यहां पर अन्याय अत्याचार सहने के लिए मजबूर है। योगी ने अपने चित परिचित अंदाज में टीएमसी पर निशाना साधा। ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा और विरोधियों पर वार के इसी अंदाज की वजह से योगी की डिमांड चुनावी राज्यों में होती है। योगी जहां जाते हैं, विरोधियों पर ऐसे ही तीखा प्रहार करते हैं, बीजेपी की विजय की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 31 रैलियां की थी, जिसमें बीजेपी को 26 पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट 87% रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। स्ट्राइक रेट 92% रहा था। इसके अलावा
हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की थी, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने 13 रैलियां की, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया था और चारों सीटों पर भगवा लहराया था। और अब योगी बंगाल के सियासी कुरुक्षेत्र में उतरे तो सवाल खड़े हुए, क्या बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बंगाल में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों का। बंगाल की सियासी समर में एक और योगी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने लगातार तीसरे दिन बंगाल की जनसभा की। आज सिलीगुड़ी में पीएम मोदी गरजे और टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना? लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर आरोपों के तीखे बाण चलाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी पर वार के लिए ममता ने बंगाली अस्मिता को हथियार बनाया। ममता ने 2 टूक कहा, बीजेपी सोनार बांग्ला की बात करती है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां बंगालियों से गलत व्यवहार करती है। তাতে এসে বলেন সোনার বাংলা করবেন। আরে সোনার বাংলা করার আগে বলুন বাংলা ভাষায় কথা বললে কেন আমাদের লোকেদের উপর উড়িষ্যায় আপনার রাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে, বিজেপির রাজ্যে কেন মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার হচ্ছে, কেন রাজস্থানে অত্যাচার হচ্ছে, কেন দিল্লিতে অত্যাচার হচ্ছে বলুন দেখিনি একবার। আমোদি পামোদি বাবুরা সব রাজ্যে মাছ খাওয়া বন্ধ, বিজেপি রাজ্যে মাংসের দোকান বন্ধ, ডিম বন্ধ। তাহলে কি খেয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ? আমার মাথা না তোমার মাথা? বাংলার লোক কি খাবে কি না খাবে তুমি শেখাবে? ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव आयोग को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन्हें रैली करने से रोक रहा है। জানে তো ইলেকশনে হারবে, তাই কাজে লাগিয়ে এখানে সব চেঞ্জ করে দিয়েছে। যত প্রশাসন থেকে শুরু করে আজকের এই মিটিংয়ে আমি পারমিশন দিচ্ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর মিটিংয়ে পারমিশন দিতে পারো অল্প সময়ে, আর মাঠ খালি থাকলে কেউ বুক না করে থাকলে তুমি আমার মিটিংয়ে পারমিশন দেবে না, কারণ তোমাকে নতুন করে তোমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে বলে। মনে রেখো আমি তোমাদের সম্মান করি, তোমরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করো, কারো কথা শুনে একপক্ষভাবে কাজ করবে না। बंगाल के सियासी समर में ममता आरोपों के तीखे बाण चला रही हैं, चुनावी रणनीति को धार दे रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या चौथी बार भी ममता की रणनीति कामयाब होगी? क्या बंगाली अस्मिता का दांव खेलकर टीएमसी बंगाल में जीत का चौका लगाएगी, या अब की बार बंगाल में परिवर्तन की बयार बहेगी? और इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा दें। चंद्रशेखर बसोटिया प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, केतन जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद एहतशाम उल हक नेता तृणमूल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, और राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले चंद्रशेखर बसोटिया जी, सर क्या करके मानेंगे आप लोग, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी तो यही कह रही हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई बंगाल के तो फिर अंडा, मांस, मछली सब कुछ बंद करवा देंगे आप लोग। सर क्या चाहते हैं, कैसी सरकार यहाँ लाना चाहते हैं? देखिए, अली बाबा चारी चोर की जो दुकान है, ये मुख्यमंत्री अब झूठ मंत्री होने जा रही है। जितनी झूठ इनसे बुलवा लीजिए, अभी आपके चैनल पे ही
जो मैंने इनके स्लोगन देखा, ये कह रही थी कि मुझे रोका गया या मार्च छोड़ के आएगा। अरे किसने रोका है? आपके राज्य में, बंगाल में मछली का प्रोडक्शन कम है, अन्य राज्यों से मछली आती है, मत्स्य पालकों के लिए व्यवस्था नहीं है, अंडा की आपूर्ति दूसरे राज्यों से होती है। और किसने मना किया? मैं आपके चैनल से बोलता हूँ, किसने मना किया कि मांसाहारी बंगाली मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? आपके राज्य में तो आदमी आदमी को खा रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी ममता बनर्जी अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सारा एक के बाद एक कर रही है। वो कभी SIR बोलती है, कभी बोलती है मुझे मारने की साजिश है, कभी बोलती है मुझे मंच नहीं दे रहा। अरे कहाँ जाके रुकेंगी आप? और इन्होंने एक के बाद इन्होंने नैरेटिव कैसे किया कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बोला उत्तर बंगाल 5,700 करोड़ मदरसों के उन्नयन के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के उन्नयन के लिए, पर क्या दूसरे समुदाय के लिए इनके पास 300 करोड़ ही है। बंगाल विकास 15 साल बाद भी आपको विकास की बात करनी पड़ रही है, शर्म आनी चाहिए। और ये कहती है, सबसे पहले इनकी दोगली राजनीति देखिए, इन्होंने क्या किया? एक संप्रदाय को खुश करने के लिए अपने घोषणा पत्र को इश्तिहार का, हमने शपथ पत्र, ये लड़ाई मैं सुरभि जी बता दूं, भय और भरोसे की है। भय 15 साल में बंगाल के नौजवानों ने जो खोया है पुनः उसको न खोने। भरोसा मोदी जी की गारंटी का। आज मोदी जी ने सिलीगुड़ी में भी कहा उत्तर बंगाल के लिए, मैं इनके पैनलिस्ट से पूछूंगा, ये बताएं उत्तर बंगाल के लोगों के लिए क्या किया? महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे और बोलेंगे रात को 8 बजे के बाद नहीं निकलो। हमारी सरकार आएगी, सारा रात महिला सुरक्षित है, बंगाल के किसी कोने में जा सकती है। इन्होंने 1,500 रुपया दे, हमने 3,000। 1,500 रुपया में आप सुरभि जी बताएं, क्या किसी घर का आर्थिक बजट बन सकता है? हमने ये नहीं किया कि हम घर करेंगे। आपके देखिए महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ठीक है चंद्रशेखर जी, इस पर डिटेल में हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अब मैं एक एक रिएक्शन पहले बाकी के अपने मेहमानों से भी ले लूं। और हमारे साथ केतन जायसवाल जी भी जुड़े हुए कांग्रेस से। सर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस चुनाव में? क्योंकि पिछली बार तो आप लोग गठबंधन में दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, पिछली बार 0 सीटें कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस बार 294 सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं सर, जनता अब तक वो समझ नहीं पा रही कि मुकाबला वाकई त्रिकोणीय होगा। जी बिल्कुल, चूंकि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में पहले जो सांप्रदायिक नहीं हुआ करती थी राजनीति, बंगाल में 2019 के पहले कभी भी चुनावों में धर्म जात इस बात पर राजनीति नहीं होती थी। इस बात पे हम बंगाली बड़ा गर्व किया करते थे। पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सौजन्य से बंगाल में 2019 से जो सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई, उस राजनीति का ये आज हम देख रहे हैं कि 2021 में भी जब CA और NRC के मामले में एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, भाजपा ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग की, जिसके कारण क्या हो गया कि वोट जो है ध्रुवीकरण में बट गया, 2 खेमों में बट गया। इसका फायदा मिला तृणमूल कांग्रेस को, इसका फायदा मिला भाजपा को। नुकसान हुआ समाज का, नुकसान हुआ समाज के भाईचारे का, और नुकसान हुआ कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों का। पर आज बंगाल की जनता इस बात को रियलाइज कर रही है कि धर्म, जात और हिंसा की राजनीति से बंगाल का कुछ भला होने वाला नहीं। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि 15 साल में जो बंगाल को उन्होंने लूटा है, खसोटा है, जो चोरी, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो इनकी जो व्यर्थता है सरकार चलाने में, जो इनकी जो काम नहीं कर पाने की जो इनकी निकारा निकम्मेपन है, सब पर ये सांप्रदायिक और SIR के नाम पर राजनीति करके ये सब पर पर्दा डालना चाहती है। और सेम कार्य भाजपा भी करती है। भाजपा की भी केंद्र में 12 साल से सरकार है, उनकी भी जो सर यही तो जानना चाह रहे हैं ना कि किस तर्ज पर आप अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जनता तो ऑप्शन के तौर पर भी नहीं देख रही है। पिछले चुनाव में तो सर इतनी बुरी स्थिति रही आपकी कि 0 सीटें सर, 0। और इस बार का कॉन्फिडेंस इतना बूस्टेड है सर आपका कि ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस क्या समझ ही नहीं आ रहा है कि 0 से आप सीधे सीधे 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं सर। मैंने आपको अभी कहा कि 2021 का चुनाव पूर्णतः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चुनाव हुआ। तो जब जिस चुनाव का आधार या जिस चुनाव में जीतने और हारने का आधार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, उस चुनाव में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां शून्य हो जाएंगी, यही स्वाभाविक है।
पर अब बंगाल की जनता समझ गई है, और इस बार आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जो 294 सीटों पर अकेली लड़ रही है, ठीक है, एक मजबूत शक्ति बंगाल में होकर उठेगी। 4 तारीख को आप देखिए। चलिए ठीक है सर, उम्मीद है कि आपकी इस बात में कोई दम चुनाव बीतने के बाद से जरूर नजर आए। मोहम्मद एहतेशामुल हक जी का मैं रुख कर रही हूँ, तृणमूल कांग्रेस से नेता है आप। सर, स्थिति बंगाल की जो इस वक्त दिखाई देती है, हम बार बार ममता बनर्जी को सुन पा रहे हैं कि वो मन से लोगों को ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई बंगाल के तो बंगालियों के साथ बहुत बुरा होगा। सोनार बांग्ला की बात करते हैं, लेकिन अगर ये इस राज्य में आ गए तो फिर ना अंडा खाने की अनुमति दी जाएगी, ना मांस मछली खाने की अनुमति दी जाएगी। अरे ये उन राज्यों की तो पहले बात कर ले जहां पर बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। सर, आप मुझे ये बताइए, कहां स्टेटमेंट दिया है बीजेपी ने किसी भी अपनी रैली में कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम मांस मछली अंडा खाना सब बंद करवा देंगे? अगर इन्होंने अगर नहीं दिया होंगे भाषण ध्रुव तिवारी जी, तो वो मछली कैंडिडेट इनके जो है पूरे इलाके में मछली लेके क्यों घूम रहे हैं? उन पर जो आरोप लगा है कि कोई न कोई बंदा, कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर नहीं बोला है तो वो फिर क्यों बचने के लिए कि मछली लेकर घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछली लेकर के घूम रहे हैं कि हमने ऐसी शब्द नहीं किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है सुरभि जी, जो बंगला बोलते हैं उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है और उनको कहते हैं कि तुम घुसपैठिया हो, तुम समझ लियो बांग्लादेशी हो। और कहाँ मारा पीटा जाता है सर? कहाँ मारा पीटा जाता है? जहां जहां पूरा डबल मामला इंजन की बताइए सरकार ना है, सर, आधा अधूरा नहीं। जहां जहां डबल उड़ीसा डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां जहां बंगाली लोग जो माइग्रेट करके काम करने जाते हैं, हाँ। आपने 50 मैं आपको तथ्य दे दूंगा जहां मार खाया और उसको बोला है कि यहाँ से निकलो, तुम बांग्लादेशी हो, उसको जेल, दिल्ली, इवन के दिल्ली तक के समझ लिए जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? कि वो सिर्फ बंगला, यही कसूर था। और आप एक बात कर रहे हैं, ये सपना देख रहे हैं, आप बताइए, मैं आपसे व्यवहार सही नहीं रखूंगा, यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग इनको सर पर बैठाएंगे। इनको भी समझ लिए कि किसी भी कीमत पर, ये 70 सीट था 2021 में, अब की बार जो है 50 सीट के भी लाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष की 2016 के मुकाबले 2021 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था सर, और इस बार भी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये और बढ़ेगा। सुरभि जी 4 तारीख को देखेंगे आप, 50 से भी नीचे आ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? 90 लाख लोगों का नाम SIR के माध्यम से जो बाद हुआ है, उसमें 58 लाख हिंदू है। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं हिंदू खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के वजह कर वाकई में हिंदू खतरे में है, ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया पश्चिम बंगाल में SIR के माध्यम से। जो 60 लाख हिंदू भाई जो हमारे बांग्लादेश से 1971 के बाद में आए हैं, उनकी वोटिंग राइट छीन ली गई है। और उनको समझिए क्यों कि ये ममता बनर्जी के सपोर्टर है, जानबूझ कर करके प्री प्लान इस तरह काम किया गया है। तो आप किसका है? ना गरीब का है, ना मजदूर का है, ना किसान का है। सर करेक्शन यहाँ जरूर आपसे चाहूंगी। सर, आपने कहा कि हिंदुओं को के नाम कटे हैं लगभग 60 लाख के आसपास। सर, कल तक आप इसी SIR का मुद्दा बना करके कहते थे कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को चिन्हित करते हुए, टारगेट करते हुए उनके नाम काट दिए गए। सर, अब तो आपके खुद के स्टेटमेंट में मुझे 2 अलग अलग चीजें सुनाई दे रही है। नहीं, हिंदुओं के नाम कटे या मुसलमानों के नाम कटे? सुरभि जी जब समझ लिए फाइनल जब डेटा आया, फाइनल जब लिस्ट आया, तब देखा गया उस टाइम में जहां जहां मुस्लिम, जैसे आप देखेंगे जो 30 लाख से ऊपर मुसलमानों का नाम अगर कटा है 28 से 30 लाख, तो वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड जिला है, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, पर हमें उस पर नहीं जाना। हमारा मकसद है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू, मुसलमान, तमाम जाति, पूरे देश के हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने वादा किया था, अभी देखिए, अभी हमारे मित्र बसोटिया जी दिखला रहे, कल तक तो आप अल्पसंख्यकों की तरफ थे कि भाई उनका नाम काट दिया, जानबूझ करके उनको टारगेट किया जा रहा है। आज हिंदुओं का नाम आ गया इस लिस्ट में, तो आज आपको इस बात से भी तकलीफ? सर, आपको दोनों तरफ से तकलीफें हो रही है। अब मैं आपके पास आऊंगी सर, एक और डेटा मेरे पास है, जो डेटा मैं जरूर आपको दूंगी, जो आपने कहा रोहिंग्याओं और बाकी बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में, तो सर उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन एक रिएक्शन पहले मैं राजलक्ष्मी जी से ले लूं, उसके बाद इस डिबेट को हम पूरी तरीके से सर हम कंटिन्यू करेंगे। राजलक्ष्मी जोशी जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे भी सिचुएशन मैम समझना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में जब भी हमने देखा है कि चुनाव होते हैं तो
सबसे ज्यादा हिंसा का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय में रहा है और ये कहा जाता है कि पूरे देश में चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो जाए, लेकिन जितनी हिंसा चुनाव के दौरान होती है वो सबसे ज्यादा संख्या पश्चिम बंगाल की है। सांप्रदायिक हिंसा की बात हुई या सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात हुई, पश्चिम बंगाल सबसे आगे इस वक्त। मैम, ये इस वक्त की स्थिति जो हम देखते हैं, यहाँ तक कि पिछले बार के चुनाव में हमने देखा कि कैसे बैलेट पेपर के वो जो बॉक्सेस थे पंचायत चुनाव के समय में, वो उठा करके लेके भागते हुए नजर आए। पेट्रोल बम बना करके वहां बूथ पर अटैक तक कर दिया गया था, लोगों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ के मामले। ये इस तरीके से चुनाव कराया जाएगा क्या, चाहे कोई भी पार्टी हो? मैम, ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्ते सुरभि जी। देखिए, इस बार मुझे आशा है कि इलेक्शन थोड़ी अलग तरीके से होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खास करके ऐसा है कि प्री पोल, पोस्ट पोल और इलेक्शन के वक्त में भी जो वायलेंस होती है, जो हिंसा होती है, उससे बड़ी पीड़ित होती है जनता। तो और दुख की बात यह है कि ये जैसे ये स्टैटिस्टिक्स के जैसे बता देते हैं कि पिछले बार तो इतने लोग मरे थे, इस बार केवल इतने लोग मर गए, तो इस बार थोड़ा सा कम है वायलेंस। मतलब उनके लिए तो ये स्टैटिस्टिक्स है केवल। तो अभी ऐसा है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग डरते हैं पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए भी, और उसके बाद कौन से पक्ष के लिए वो वोट करते हैं, इसके लिए भी उनको धमकाया जाता है कि आप ऐसे पार्टी के लिए अगर आप वोट करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, और सचमुच में ऐसा किया जाता है। तो अभी इस बार ऐसा किया है इलेक्शन कमीशन ने कि इन्होंने ये तय कर दिया है कि सीएपीएफ की 500 बटालियन 6 महीने बाद तक भी रहेगी पश्चिम बंगाल में। ये उनको लोगों को सुरक्षा देने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि अगर समझिए कि वो नतीजा कुछ पक्षों के खिलाफ भी आए तो भी उनको वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये अगर ये उनको एक अगर कॉन्फिडेंस मिले तो हो सकता है कि लोग निश्चिंत होकर और सचमुच में वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में इलेक्शन हो। वरना इधर ऐसा हो जाता है, जैसे आपने कहा कि पंचायत इलेक्शन में तो खुलेआम ऐसा होता है कि लोग बैलेट बॉक्स के साथ में भागते हुए आपको नजर आएंगे, खुलेआम सड़क पर गोलीबारी होती है, और बहुत सारे ऐसे भी मौके आपने देखे होंगे जहां पर खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर इसमें मौजूद थे। और यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे बहुत सारे जो पुलिस के वरिष्ठ जो अधिकारी थे उनकी भी ट्रांसफर कर दी। तो ये सब जो है, मुझे आशा है कि कम से कम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होगी बिना हिंसा के, और सचमुच में लोगों की जो जनता की जो आवाज है वो सुनाई देगी। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले जो लेफ्ट पार्टियों की जो दहशत हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया ममता दीदी ने। और दुर्भाग्य ये है कि अभी आज खुद वो जिससे लड़ी थी और जिसको खत्म कर गया था, आज वो खुद वही बन गई। तो ये उनको खत्म कर देना पड़ेगा। ये जो प्रथा है, ये पोस्ट पोल, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल का जो हिंसा है, उसको खत्म करके सचमुच में वहाँ पे डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। और ये जो बार बार नैरेटिव किया जाता है, जैसे संविधान खतरे में है, या आपको मांस मछली नहीं खाने दिया जाएगा, ये यूसीसी के खिलाफ भी। जैसे यूसीसी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपसे कहा जाएगा कि आप ये खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों की अगर जो उससे जो उनके अगर सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो आप वो वैसे चीजें ना करें, इसकी आप थोड़ा सा आप ख्याल रख सकते हैं। तो ये जानबूझकर उकसाना, जानबूझकर रामनवमी या ऐसे कोई मौके पर जानबूझकर पथराव करना, ये सब जो होता है उसको मुझे लगता है कि बंद कर देना पड़ेगा। ये एक अपीजमेंट की जो पॉलिसी चलती है वहां पर, उसको खत्म करके ट्रांसपेरेंसी और हर किसी को एक अच्छे तरीके से इलेक्शन में सहभागी होने का एक अधिकार मिलना चाहिए। तो मुझे आशा है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ करने में सफल होगा। तो ये मेरी आशा है सुरभि जी। ठीक है,
मैं चंद्रशेखर बसोतिया जी एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ। इससे पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन सर इसमें एक सवाल मैं ज़रूर अपना रखूंगी कि सर एहतेशामुल हक जी ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसी तस्वीर दिखाई जा रही है और बंगालियों के साथ में अत्याचार होता है जहां पर बीजेपी शासित राज्य है। सर बीजेपी शासित राज्य उड़ीसा, यहाँ तक कि उन्होंने नाम लिया है दिल्ली का और इसके साथ नाम लिया है राजस्थान का। वह बंगालियों के साथ क्या हो रहा है सर? आप लोग इस तरीके की आप इस तरीके का मौका ही क्यों दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को ये बात बोलने के लिए? ममता बनर्जी किस आधार पर बोल रही है? मैं चाहूंगी आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एकदम पहले तो देखिए, मैंने आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि तृणमूल माने झूठ का शोरूम, झूठ का पुलिंदा। अभी इस दबाव उन्होंने एक आंकड़े पेश किए। देखिए, जैसी मुख्यमंत्री रहेगी वैसा ही उनका अबला सिपाही रहेगा। मुख्यमंत्री मंच पे झूठ बोलती है, ये टीवी में। इन्होंने कहा 58 लाख हिंदुओं के नाम कटे, 30 लाख मुस्लिम भाइयों के नाम कटे, तो 24 लाख जो मृत गए वो क्या आसमान से आए थे? 12 लाख जो ट्रांसफर हुए वो क्या अंतरिक्ष से आए थे? 7 लाख जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया वो कहाँ से आएंगे? यदि ये आंकड़ा हो ये तो 1.25 करोड़ पार होता है। इनको मालूम ही नहीं है वास्तविकता बंगाल की क्या है। पहले रोना रोया कि मुसलमान का नाम काट दिया, अब देखिए मुसलमान साथ छोड़ दिए तो हिंदू का नाम कर दिया। अरे भाई, किसी हिंदू ने FIR की क्या? कंप्लेन दी क्या? चुनाव आयोग को गया क्या? मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा दे दूं, इतने नाम कटने में मात्र 32,500 लोगों ने दोबारा एप्लीकेशन दिया है कि मेरा फॉर्म 6 है। और चुनाव आयोग अभी भी उस पर काम कर रहा है। इन्होंने कहा चुनाव आयोग काम नहीं कर पाएगा। 7 अप्रैल को लिस्ट जारी हो गई। अब आइए आप उड़ीसा की बात। उड़ीसा में जो घटना हुई थी वो उस बंदे ने उनका नाम दास लिखा हुआ था जबकि वो माइनॉरिटी का बंदा था। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये जघन्य काम किया कानून ने उनको सजा दी। इन्होंने कहा राजस्थान, मैं इनको चैलेंज करता हूँ ये FIR निकाल के दिखाए। दिल्ली में जो लोग पकड़े गए वो फर्जी दस्तावेज में पकड़े गए, वो बांग्लादेश के थे, उन्होंने अपना नाम पलटी किया था, ये आधार का वेरिफिकेशन में वो पकड़ा है। उन लोगों ने बाद में स्वीकार किया, हाँ हमें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से हमने डॉक्यूमेंट बनवाए, हमारे किसी दलाल ने हमें डॉक्यूमेंटेशन 6 साल पहले दिया, पर हम दिल्ली में आ गए। तीसरी बात, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में, मैं इनको चैलेंज करता हूँ ये FIR माने, मैं दल की तरफ से माफी मांगूंगा। कहीं कोई FIR नहीं है। जिसने डॉक्यूमेंटेशन गलती किया उसकी छानबीन होगी। और TMC का कहना है बंगाल में खाएंगे, देश में घूमेंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। पर मोदी ने कहा है देश में रहना होगा तो कागज भी दिखाना होगा, और कागज तो दिखाना होगा, बिना कागज के बांग्लादेश जाना होगा। बस मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत कुछ कहना चाहेंगे, बहुत कुछ कहना चाहेंगे। हमारे प्रवक्ता बीजेपी के जो चंद्रशेखर बसोटिया जी कह रहे हैं 58 लाख हिंदू, 28 लाख मुसलमान, अरे यार 24 लाख मरे हुए। ठीक है, अब चंद्रशेखर जी सुन तो लीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। कम से कम दूसरे को भी मौका दो बात रखने का। हम समझ रहे हैं कि आप इतना तिलमिलाए हुए हैं, आपका सपना चंद्रशेखर जी साकार नहीं होगा। जिस हिसाब से आप जो भाषण दे रहे हैं, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अभी इन्होंने कह रहे हैं कि भरोसा, इन्होंने एक नया सगुफा 2014 में 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार का वादा किया था। इन्होंने कहा था विदेशों से काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा सुरभि जी, मैं रोकूंगा। सुरभि जी, आप चुप रहो यार, जवाब दे आपसे ज्यादा बोलने जानते हैं, गाड़ी घुमाने। सुरभि जी, ज्यादा बोलने जानते हैं। 58 लाख का आंकड़ा बता दे मुझे। आप FIR बता दे। आपसे ज्यादा बोलना जानता हूँ। करके बोल लीजिए। इस तरह से देखिए, सुरभि जी, मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात है, मिर्ची लग रही है आपको, हम समझ रहे हैं, मेरी बात से मिर्ची लग रही है आपको। चंद्रशेखर जी, पहले एक बार सुन लीजिए मोहम्मद एहतेशामुल हक जी क्या बात कह रहे हैं, उसके बाद सर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। सर देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है, इनकी समझ लिए दिमागी तवाजन गड़बड़ा रही है। जिस हिसाब से ये बोल लेते, मैं खामोशी से सुन रहा था। ये एक अच्छे पैनलिस्ट का काम है। सर वो अब खामोश हो गए। सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो अभी नया समझ लिए यहाँ का चुनाव का जो दिए हैं, ये सगुफा जिसको उर्दू में बोलते हैं, कि 3,000 रुपया करके
माताओं और बहनों को देंगे। जी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे के ऊपर में कर करके 140 करोड़ देश के जनता अभी परेशान हाल है। जो इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख हर एक भारतीयों को देंगे, सुरभि जी, जब इनसे 2014 में सरकार में आई, फिर 2019 में भी हमारे देश के लोगों ने इस पर विश्वास किया, फिर 2000 सर फिर मैं माफी चाहूंगी, आपको यहाँ टोक रही हूँ सर। 15 लाख का वो पूरा स्टेटमेंट आप क्लियर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, पूरा स्टेटमेंट सर। देखिए, सरकार बना दी है 15 लाख रुपया हर एक भारतीयों को देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष। सर क्या 15 लाख रुपए भारतीयों को देने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री की ओर से? सर मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ। जी, बीजेपी की ओर से 15 लाख का वादा था। सर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये नहीं कहा गया था, कोट करते हुए, कि अगर काला धन वापस आ जाता है हमारे देश में तो ये समझिए कि ये वो अमाउंट होगा, जैसे आप समझ लीजिए कि 140 करोड़ की अगर आबादी है तो वो एक एक प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख चले जाए। ये उस तर्ज पर उस काला धन की बात कही गई थी। सर फैक्ट से सर छेड़छाड़ नहीं, फैक्ट से छेड़छाड़ नहीं सर। देखिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से तो काला धन तो विदेशों से आया नहीं। सर किसी के खाते में 15 लाख डालने की बात कभी भी कहीं पर भी किसी मन से नहीं कही गई है। आप सर इसे मिसकोट ना कीजिए। नहीं, आप यहाँ पर आप ये कर रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से कर रहे हैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से रोजगार की बात की थी। देखिए सर, तो आप रोजगार के मुद्दे पर घेरिए, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है सर, लेकिन सर फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं सर। मैं 50 मुद्दे पर घेरूंगा सुरभि जी, 50 मुद्दे पर घेरूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, देखिए, भारत का इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है, ये समझिए यहाँ के लोग बहुत सोचते हैं, उसके बाद में अपना वोट देते हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की असर एक बड़ा मुद्दा नहीं है? घुसपैठ है तो निकालने कौन मना कर रहा है? निकालिए। 3000 घुसपैठ मुद्दा है या नहीं, आप मानते या नहीं मानते? नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों को जगह किसने दिया है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंट्री किसने दी है? किसकी सरकार के तहत में ये हुआ है? आप डायरेक्ट मुसलमानों पर क्यों आ जा रहे हैं? सर मैंने रोहिंग्याओं की बात की है, वो रोहिंग्या पश्चिम बंगाल के नहीं है सर, रोहिंग्याओं की बात की है सर। कोई भी रोहिंग्या अगर निकलता है जो टीएमसी को टीएमसी वाला है, चलिए ठीक है सर, बंगाली नहीं है। ठीक है सर, एक मिनट चंद्रशेखर बसोतिया जी, एक मिनट। एहतेशामुल हक जी, अब ये डेटा सर ले लीजिए, आपके पास शायद ये डेटा नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ, सरकारी आंकड़ा नहीं है सर, ये बीएसएफ का जारी किया गया ये वो डेटा है जो मैं अब आपको बता रही हूँ सर। 2023 में लगभग साउथ बंगाल की बात है ये सर, साउथ बंगाल में 2410 केसेस मिले, नॉर्थ बंगाल में 278 केसेस मिले, और वहीं 2023 में 1181 केसेस सामने आए, 2024 में 1516 केसेस सामने आए। 2025 की बात अगर की जाए, मार्च तक 384 नए केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें यह बताया गया कि ये घुसपैठ के जरिए आए हैं और इनके आधार कार्ड सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले थे। ये बीएसएफ का जारी किया गया डेटा है सर। उसमें भी आपको यह भी बता दे, पूरे भारत बांग्लादेश सीमा पर 1104 इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए, हाईएस्ट अब तक है सर, और हाईएस्ट का जो केस रहा है 2556 का केस रहा है। 2014 से 24 की बात की जाए, 7500 अटेम्प्ट्स किए गए, जिसे बीएसएफ ने रोका है। तो सर आप ये ना कहिए कि ऐसा होता नहीं है सर। सुरभि जी, आपने जो अभी स्पष्ट दिया है, पूरे तौर पर आपने एक्सप्लेन किया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार इसका मतलब विफल है। बीएसएफ के माध्यम से बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंतर्गत आता है? वो केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, ना कि पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार रोकने का काम किया गया है। और सुनिए सर, आपने इससे पहले भी एक फैक्ट्स की गलती बताई थी। मैंने आपसे जब शुरुआत में हर एक पैनलिस्ट के पास मैं जा रही थी और एक एक करके मैं उनके बयान ले रही थी कि उनका क्या कुछ कहना है, उस दौरान आपने कहा था कि अलग अलग राज्यों में बंगालियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कह करके उन्हें फर्जी दस्तावेजों के तहत में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर ये डेटा भी मैं आपको दे देती हूँ, पुलिस की ओर से जो रिकॉर्डेड डेटा है, ये वो डेटा मैं आपको बता रही हूँ सर। मुंबई क्षेत्र की आपने बात की सर, मुंबई साल 2015 से 25 का जो डेटा सामने आया है, मुंबई पुलिस के आरटीआई जवाब के मुताबिक 4930 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ में गिरफ्तार किया गया। नवी मुंबई में 785, ठाणे में 548 गिरफ्तारियां हुई। 2025 की पहली तिमाही में 515 केसेस थे। पश्चिम बंगाल 2025 की बात कर रही हूं मैं सर, वेस्ट जोन में 103 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई जो अवैध तरीके से रह रहे थे और कई के पास फेक पते दस्तावेज थे।
अप्रैल 2026 में जलपाईगुड़ी स्टेशन से 14 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चियां भी शामिल थी। फेक आधार पैन कार्ड के साथ वो पकड़े गए थे। इसके साथ सर 2025 मई के महीने में ही 30 से 35 बांग्लादेशी फेक आधार के साथ में पश्चिम बंगाल से पकड़े गए थे। दिल्ली में मई 2025 में 47 बांग्लादेशियों को एक पूरे रैकेट के साथ में उनका पर्दाफाश किया गया था कि ये कहां से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, कैसे इनकी एंट्री होती है, कहां से इनको लाया जाता है, कहां स्थापित किया जाता है, सब कुछ। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और भी कुछ जगहों की डेटा दूं सर। देखिए सर, ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहा है। सुरभि जी, मेरी बात जो मैंने कहा कि जहां जहां बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकार, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इस तरह का ये क्या आप उस डेटा जो दे रहे, घुसपैठिया अगर है उसको निकालिए, कौन रोकता है? घुसपैठिया अगर देश में अगर अवैध रूप से आता है तो उसको पूरी सहयोग करेंगे हम केंद्र सरकार को, लेकिन घुसपैठिया के नाम पे ये पॉलिटिक्स न किया जाए। घुसपैठिया अभी जो 91 लाख या 90 लाख लोगों का नाम SIR के माध्यम से निष्कासित हुआ है। मैं बसोटिया जी से पूछना चाहता हूँ, कितने घुसपैठिया का नाम, जब हमारे होम मिनिस्टर से पूछा जा रहा है घुसपैठिया कितना निकला है, घुसपैठियों के जब आंकड़े हम आपको दे रहे हैं सर, आप 30 सेकंड सुन लीजिए। होम मिनिस्टर से जब पूछा जा रहा है, घुसपैठिया कोई जनरेशन है क्या? सुनिए, इसके पास कागज नहीं अवैध है, हमने घुसपैठिया नहीं बोला, अनुप्रवेशकारी निकले थे, निकले हैं, निकलेंगे। और 90 लाख 2.5 लाख मरे हुए हैं जिनको आप जिंदा करते थे 5 साल में एक बार चुनाव में वोट देने के लिए। 12 रहते नहीं थे जिनको आप जिंदा करते थे फर्जी वोट के लिए। बसोटिया जी, 90 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया निकले? मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। हमें घुसपैठिया से कोई लेन देन नहीं है। आप तो बोल रहे घुसपैठिया आ जाएगा, निकल रहे हैं। आप चिंता न करें इस्तेमाल जी, आप चिंता न करें। 4 मई दीदी को पूर्ण विराम और आराम मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, क्या बात बोल रहे हैं? विकास के मॉडल को देखिएगा कैसा होता है। बंगालियों की सरकार, बंगाल में बंगाली की सरकार, बंगाली की सरकार, मांस मछली की सरकार बनेगी 4 मई को, जिसमें मांस भी खाया जाएगा, मटन भी खाया जाएगा, ईद भी मनाई जाएगी, रामनवमी भी होगी, दुर्गा पूजा भी होगी, पर कोर्ट में जाना पड़ेगा, भी सुरक्षित होगी। चंद्रशेखर जी, राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही है। आ रही हूँ मैं, आप दोनों के पास लौट रही हूँ। राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। सुरभि जी, ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है पश्चिम बंगाल सरकार को कि आप जो ये कोऑपरेशन नहीं कर रही है जो फेंसिंग के काम के लिए, उसके कारण जो है बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जो पश्चिम बंगाल का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर जगह नहीं दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को या BSF को। तो BSF कैसे अपना काम करे अगर BSF को जगह ही नहीं दी जाए तो, और ये फेंसिंग के लिए राज्य सरकार को ही देना पड़ता है। तो ये जो है ये अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसके मामले में। और देखिए एक और बात, ये जो बार बार SIR की प्रक्रिया के पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है घुसपैठियों की कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रही है। तो इसमें देखिए अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि जो लोग अपना जो है कोई भी कागज नहीं दिखा पाएंगे वो इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। वो घुसपैठिया हैं या उनके पास कागज नहीं है, ये सब तो ये स्पष्टीकरण बाद में होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनके पास कागज क्यों नहीं है, और ये इसीलिए जिनके पास कागज है केवल वो ही अपने देश के नागरिक बनकर वो इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ये एक स्पष्ट जो है एक स्पष्टीकरण दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इसमें देखिए इसके बाद क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल में खास करके बहुत ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए थे बांग्लादेश में उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि अभी अगर ये यहाँ पर वोट नहीं कर पाते तो फिर वो उनका यहाँ पर कुछ काम रह नहीं जाता है। तो फिर बड़ी बड़ी संख्या में लोग अभी वहां से यहाँ आने के बजाय यहाँ से वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको जब SIR की प्रक्रिया से ये जब बाहर रखे जाते हैं तो इनका जो काम है वो पूरा खत्म और ये इनको वापस जाना पड़ेगा।
तो ये हो रहा है सुरभि जी। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया ऐसा है कि पूरा छांट लेता है, लेकिन ये आप इसके माध्यम से आप कोई टैग नहीं दे सकते कि ये घुसपैठिया है। इसके लिए ऊपर से और भी थोड़ी सी इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि उनके पास कागज पत्र क्यों नहीं है। तो ये जो है लेकिन ये मुझे लगता है कि ये आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे वर्षों से लोगों के डुप्लीकेट नाम, जो मर गए हैं उनके भी नाम, और जो अलग अलग पते, ये सब जो है पूरा एक ठीक तरीके से इसका होना आवश्यक था, इसीलिए हो रहा है। लेकिन ये कुछ राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जो बार बार इस प्रक्रिया पर प्रश्न उठा रहे हैं। यही तो एहतेशामुल हक जी समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके खुद के बूथ लेवल एजेंट्स ने इसमें जो है वो सभी ने मिलकर इस लिस्ट को तैयार करने में अपना योगदान देना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न उन्हीं पक्षों से पूछना चाहिए कि आपके अगर वोटर्स यहाँ पर बाकी रह गए हैं तो आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे थे। तो ये जब इतनी बड़ी जो पार्टी है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है, जो राजनीतिक पक्ष है, जो तृणमूल कांग्रेस, तो उनके तो बूथ लेवल एजेंट्स होने चाहिए इतने सारे, तो उन्होंने करना चाहिए था अपना काम। ठीक है एहतेशामुल हक जी, अब इस पर भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी, और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के आपने ये तमाम बड़ी बातें कही, लेकिन सर जब हम देखते हैं कि रैलियां होती हैं तो उसमें जॉब क्रिएशंस की बात नहीं होती है, बंगाली अस्मिता की बात होती है। सर ये बंगाली अस्मिता वाला कार्ड आप कब तक खेलते रहेंगे, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि ना तो जॉब्स की बात हो रही है, ना ही क्राइम रेट कैसे कम किया जा सकता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, विकास की बात हम कर ले, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने तो खुला कह दिया कि खेला नहीं, अब विकास होगा पश्चिम बंगाल में। तो आप सोचिए कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बंगाल की जनता को ये बताया जा रहा है कि अगर आप सत्ता परिवर्तन करेंगे तो ही विकास बंगाल में मुमकिन है, नहीं तो ये बंगाली अस्मिता तक ही बात सिमट करके रह जाएगी। देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा अगर क्राइम अगर पूरे भारत में है तो सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में। ये पहले खुद को झांकना चाहिए, उसके बाद में फिर समझ लिए दूसरे की तरफ इशारा करना चाहिए। आप मुझे अगर एक उंगली का इशारा करते तो 4 उंगली मेरे तरफ आता है। हाँ। ये बोलने से नहीं होगा, ये देखिए डेटा देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर क्राइम है तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा अगर सर पहले के सर ये आपने पुराने जो डेटा देखे हैं सर उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सर जो नया डेटा रिलीज हुआ है, सर नया डेटा जो रिलीज हुआ है उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ पहले के मुकाबले कम है। सर पूर्वी की बात सुनिए, जैसे आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, कम से कम जिस हिसाब से आप हमारे बहन को बोलने दे रहे थे उस हिसाब से हमें बोलने दिए जो सुरभि जी। तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए पहले खुद को देखना चाहिए कि वहाँ क्या परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश का क्या हालात है। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है कि यहाँ हर एंगल से, एजुकेशन से लेकर के हर चीज में, यहाँ पर डेवलपमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज में विकास ही विकास है। अरे चुप रहो ना यार, चुप रहो ना यार। नौकरी लेगा तो 5 लाख दे दीजिए। आपका सपना साकार नहीं होगा वसोटिया जी, आप सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार अब नहीं करता, आप नहीं बना पाएंगे। आप स्पष्ट रूप से देखिए 4 मई को चौथी बार नहीं सरकार, सुनिए 4 मई को चौथी बार जनता क्यों निर्मम है ममता, जनता जनार्दन है और जनता पश्चिम बंगाल की बहुत क्यों निर्मम है ममता। हिंदू मुसलमान की ये राजनीति नहीं होती है। आप हिंदू मुसलमान बोलिएगा नीचे लेगा। बंगाल में अब सब चाहते हैं कि ममता की हो जाए विदाई। ममता बनर्जी की विदाई कभी नहीं होगी। ममता बनर्जी जब तक जीवित है, सुनिए ममता की विदाई, जब तक ममता बनर्जी जीवित है, ममता बनर्जी को हराने वाला कोई पार्टी नहीं हुआ। जानना चाहती है जनता क्यों निर्मम है ममता। देखिए अब की बार जो है, जो क्या भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं हमको सरकार बना दी है, आज देश के लोगों से विकास करेंगे। चंद्रशेखर जी बोल लेने दीजिए, चंद्रशेखर जी बोल लेने दीजिए। सर छोटे बच्चों की तरह आप ना कीजिए कि सर उनको बार बार नारेबाजी ये सुना करके और उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। सर उन्हें भी कुछ आंकड़े दे देने दीजिए, बता लेने दीजिए।
सबसे बड़ी बात है इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनका सपना साकार सुरभि जी नहीं हो पा रहा है और इनका न कभी हो पाएगा। ये दिन में जिस हिसाब से तारे देखते हैं उस हिसाब से बसोटिया जी देख रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। इनके पास में कोई भी, सुनिए, इनके पास में कुछ नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि बंगाल के लोग इनको जो है किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे और इनका 50 का आंकड़ा इस बार पार नहीं होगा। सर किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे सर। 2016 से सर ये अचानक से वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वो सीटें कैसे बढ़ गई सर? आपने देखिए 2024 में क्या परिस्थिति हुआ, 2024 में क्या परिस्थिति इनका देखिए, 18 से 12 में आ गए तो इनका ग्राफ गिर रहा है। इनका ग्राफ जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, वो समझ लीजिए गिर रहा है। ये बात समझना होगा। 18 इनके एमपी थे, इस बार कितना एमपी है? 12 एमपी है। तो ये तो लॉस हो रहा है इनका। भारतीय जनता पार्टी पर अब विश्वास कोई भी हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास है क्या? अगर मुसलमान का नाम नहीं ले, अगर बांग्लादेश का नाम नहीं ले, अगर घुसपैठिया का नाम नहीं ले, अगर पाकिस्तान का नाम नहीं ले, तो इनका फिर कारोबार चलेगा कैसे? उनको तो जिंदा रखना होगा, मुसलमान का नाम लेना होगा ताकि 86% हमारे हिंदू भाई है बेवकूफ बनाएंगे। 80 करोड़ लोग आज 5 केजी अनाज पर निर्भर है। सुरभि जी बात को समझना होगा। सबसे बड़ा धर्म जानते हैं? पेट है। ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें 3 टाइम भोजन चाहिए, सुबह दोपहर शाम चाहिए। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज देखिए 400 का सिलेंडर था उस जमाने में, आज 2000 में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बात वो नहीं है। टैक्स हटा दीजिए। क्या बंगाल ममता बनर्जी टैक्स हटा दे। अरे पहले आप हटा दिए, पहले आप हटाइए। मेरा तो ले रही है, पहले हमने 10 रुपया कम किया। सर हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, तृणमूल कांग्रेस ने ओबीसी सर्टिफिकेट बांटते वक्त क्या किया था? 1000 में 900 उसमें से जिसमें मुस्लिम को चुना गया, जातिवाद का नाम लिया गया। ठीक है चंद्रशेखर जी, एहतशामुल हक जी से इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। सर आपने कहा कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट उत्तर प्रदेश है, चलिए ठीक है, एक बार को अब मैंने आपकी बात मान ली। सर चौथा स्थान आपका भी तो है, आप उनको छोड़िए, आप अपने राज्य में तो सुधार कर लीजिए। आप जिस तरीके से गुजरात मॉडल का हम नाम सुनते हैं, यूपी मॉडल का हम नाम सुनते हैं, सर कोलकाता मॉडल का भी तो नाम हो, कोलकाता मॉडल हो, पश्चिम बंगाल मॉडल हो, इस नाम से जाना जाए। सर पश्चिम बंगाल को कितना अच्छा लगे। आप सर क्राइम रेट्स की बात कर रहे थे कि क्राइम रेट ना के बराबर है। सर सुन लीजिए ना, सर आप कह रहे हैं कि जॉब क्रिएशंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ओबीसी सर्टिफिकेट में फिर ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल सबसे ज्यादा क्यों दिया गया? क्योंकि सर ये तो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला था ना, जिसे बार बार उन्होंने 2 बार बदल दिया, जो लिस्ट जारी की गई। और आप जब डेटा की बात करते हैं 2023 एनसीआरबी की रिपोर्ट में सर 2025 में जो की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें सर पूरे भारत में कुल 4,48,211 केस, जिसमें कि अकेले वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो 34,691 केसेस है सर, और कन्विक्शन रेट बहुत कम 3.7%। आप सर जॉब्स की बात करते हैं, पीएलएफएस बेरोजगारी आंकड़े के तहत में पीरियोडिक लेबर फोर्स की मैं बात कर रही हूँ, उस सर्वे में सर ये बताया गया है 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ, भारत का कुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1%, 2024 में 3.2 से थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो सर यहाँ 2.4%, अर्बन 4.8%, यह आंकड़ा पूरे देश भर में आया। अगर बंगाल की बात कर रहे हैं हम सर, 12 से 15% अकेले बंगाल का है सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए सुरभि जी, आपने इतना हमें तथ्य दिए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से बंगाल मॉडल होना चाहिए, बंगाल देखिए कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पूरे दुनिया जानता है। सर कहते से बन जाते हैं क्या? अरे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपका सवाल सुन लीजिए, मेरी जवाब सुनते जाइए। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। जिस हिसाब से आपने कहा बंगाल मॉडल, पिंक सिटी जो है जयपुर के नाम से जाना जाता है, कोलकाता को हमारे नेत्री ने स्काई सिटी बनाया। आप देखिए पूरे कोलकाता शहर में समझ लिए स्काई, जिसका डुप्लीकेट हमारे आदित्यनाथ जी योगी जी जो है वहां दिखलाए, हमारे कोलकाता का डेवलपमेंट को उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखलाया है, कॉपी किए है उनको। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, आपको बताया नहीं सकता। आज लक्ष्मी भंडार के रूप में हमारे माताओं बहनों को 1500 रुपया दिया जाता है। कहाँ डबल इंजन की सरकार है वहां दिया जाता, बताइए तो। उन्होंने कहा था बिहार के लोगों से, इसलिए तृणमूल कांग्रेस से जब कुछ नेता जाते हैं प्रचार प्रसार करने, तो वो ये कह देते हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो लक्ष्मी भंडार को हम बंद कर देंगे, कन्याश्री को हम बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं, बीजेपी वाले सर मैंने आपको पिछले डिस्कशन में सर मैंने उस जगह का नाम भी बता दिया था आपको, आप फिर भी ये कह रहे हैं सर बिल्कुल नहीं। सुरभि जी, आज जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके घरों में अलीपुरद्वार में मैं बता दूं, 3 दिन पहले इनके तृणमूल के काउंसिलर ने बोला
कि टीएमसी को वोट नहीं दोगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको बताइए इस बार चुनाव नहीं होगा। सर हिंसा के आधार पर सर हिंसा के आधार पर चुनाव जीता जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है। हमें जनता जो मैंडेट देंगे खुशी खुशी देंगे, और जनता जो है आज हमारे फिर भी सर हर चुनाव में हिंसा होती है, हर चुनाव में हिंसा होती है। पंचायत चुनाव 2003 में 70 से 80 मौतें, पंचायत चुनाव 2008 में 36 से 45 मौतें, विधानसभा चुनाव 2011 में 50 मौतें, पंचायत चुनाव 2013 में 39 मौतें, विधानसभा चुनाव 2016 में 1 मौत, पंचायत चुनाव 2018 में 33 मौतें और लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में 9 से 15 मौतें, विधानसभा चुनाव 2021 में 16 मौतें और 54 पोस्ट पोल के बाद भी ये संख्या बढ़ी थी। इसके बाद पंचायत चुनाव 2023 की बात करें 37 से 48 मौतें, लोकसभा चुनाव 2024 में 6 से 10 मौतें। सर हिंसा, इतनी हिंसा सर, इतनी ज्यादा हिंसा। देखिए हिंसा के हम बहुत खिलाफ है। हिंसा इस तरह का इसलिए कि देखिए चुनाव हमेशा जब भी होना चाहिए समझ लीजिए कि निष्पक्ष होना चाहिए, और हिंसा के हम लोग कतई नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ हिंसा करवाई जाती है, हिंसा इस हिसाब से कि ताकि बदनामी करने की भी कोशिश की जाती है। ममता बनर्जी चोटिल हो जाए तो बीजेपी ने कराया, बाकी हिंसा हो जाए तो करवाया गया है। किसने करवाया? पूरा प्लान होता है। मैं चुनवी नहीं पाऊंगा, करवाया था। हमारे मुख्यमंत्री घर में गिरी, उसकी जांच करवा लीजिए। मान लीजिए हिंसा करवाइए, क्या बांग्लादेश से लोग बुला रहे हैं? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, क्यों नहीं उपद्रवियों को फांसी पे चला देती? पकड़ के तो दिखाइए, बस टोपी और तिलक देख के। राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाहेंगी? सुरभि जी, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर न सीबीआई, न ईडी, न किसी की भी, मतलब कोई भी, आप कोई भी सेंट्रल एजेंसी देखें तो उनकी कोई भी नहीं चलती इस राज्य में। तो वो अगर वहां पर कोई अधिकारी जाते हैं, वहां पर कोई भी अगर कुछ रेड करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें खुद आपने देखा होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी जाकर वहां से फाइल उठा कर लेके आती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ऐसा होता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या नियंत्रण होगा और कैसे लॉ एंड ऑर्डर होगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की मैं आपको एक बात बताऊं कि जो राज्य पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उस राज्य की क्या पूरी तरीके से उनकी जो 360 डिग्री टर्न हो गई है। और वहां पर आज इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि पश्चिम बंगाल का कि अगर मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ कि आंकड़ों में अगर आप देखें तो उसमें 300 बिलियन डॉलर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट एक वर्ष में हुई है। और जहां पर पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो 140 बिलियन डॉलर्स की हुई है। तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसकी अगर उसका दुगना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में तो क्या वजह है? तो ये कारण ये है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सुधर गई है। और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को ऐसा लग रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कि उनको लग रहा है कि ये जो है इनके लिए फीजिबल है। तो इसीलिए ये हो ठीक है मैम, क्योंकि समय कम है मैम। लॉ एंड ऑर्डर मैं मेरा दूसरा चैनल में आप सभी श्रोता को प्रणाम करके निकल। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चंद्रशेखर बरसोटिया जी हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन जुड़े, केतन जायसवाल जी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े थे, मोहम्मद एहतशामुल हक जी तृणमूल कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़े, राजलक्ष्मी जोशी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी। और पश्चिम बंगाल में क्या होगा 23 और 29 अप्रैल को किसकी किस्मत कैद होती है उस ईवीएम के मशीनों में, लेकिन जनता जब फैसला सुनाएगी 4 मई को तो फैसला किसके हक में जाएगा इसका भी इंतजार 4 मई तक के लिए करना होगा। इसी के साथ तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए।